जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है। अच्छा बेटा, एक काम करें, अभी तक चूंकि 34 पार्टिसिपेंट्स हैं जो जो ऐड हुए हैं, तो हम एक 2-4 मिनट के बाद शुरू करते हैं। तो इन द मीन टाइम ये करें, आपके चैप्टर नंबर 2 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके कुछ पैराग्राफ आप लोग पढ़ लें। बुक आपके पास होगी यकीनन। और अगर बुक नहीं भी है तो मैं यहाँ आपको स्लाइड आगे बढ़ाता रहता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कुछ देर के बाद। ठीक है। अच्छा ना, अभी हमने बेटा स्टार्ट नहीं किया है, तो जब मैं कुछ बोलूंगा तो आपको आवाज आएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। हम 1-2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ और पार्टिसिपेंट आ जाएं। अच्छा, वो इसलिए कि चैप्टर नंबर 2 जो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जरा अहम है। ओके। बस 1 मिनट के बाद हम शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी जो है वो उनको घर वाले उठा रहे होंगे, कुछ लोग नहा रहे होंगे। ओके। अच्छा ना, बुक एडवांस टैक्सेशन की लेनी है, तो आंसर इज यस। आपका सिलेबस जो है वो तकरीबन सीए फाइनल के बराबर है, तो आपको एडवांस टैक्सेशन की किताब लेनी होगी। अच्छा, सिनेप्सिस ऑफ टैक्सेशन जो है ये शायद मरहले मिर्जा मुनव्वर की किताब है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करेंगे। वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम एडवांस टैक्सेशन जो हमारी अपनी किताब है बाय खालिद पेटीवाला, वो हम कॉपी करेंगे, वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप जस्ट अ मिनट। अच्छा ना, ये चैप्टर है जिसमें इनकम टैक्स के रेट्स क्या होंगे इंडिविजुअल पर, एओपी के ऊपर और कंपनी के ऊपर, और रिबेट्स क्या होते हैं। रिबेट्स ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को डोनेशन पे करें तो उसका एक फॉर्मूला है जो हम डिस्कस करेंगे। उस फॉर्मूले के हिसाब से एक फिगर आएगी, उससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर सकते हैं। इससे डिडक्शंस हैं, तो कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं कि जो आप इनकम से माइनस कर सकते हैं, तो वो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं। ठीक है। ओके। तो वो हम आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा ना, अच्छा चैप्टर 2 जो है वो गूगल ड्राइव पर
इन अ डे और 2 आ जाएगा, या तो आज आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा। ठीक है, हमने उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है, लेकिन हमारे जो एडमिन है वो फिर उसको आपके लिए एक्सेस दे देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा ना, आप देखिए ना, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और एओपी की, कंपनी की बात बाद में करते हैं। अच्छा ना, अब पूरा एक चार्ट है, तो उसे हम कहते हैं स्लैब। स्लैब का मतलब क्या होता है, ये आपके साथ भी शेयर करते हैं, थोड़ा सबर करने की। ओके, इंडिविजुअल के लिए अगर हम बात करें और एओपी के लिए, तो बात के साहब यहाँ पर दो कैटेगरीज आपके पास हैं। एक है कैटेगरी नंबर 1 और एक है कैटेगरी नंबर 2। अच्छा देखिए, जैसे ये है कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 अलग है। तो अब पहले हमें देखते हैं कि कैटेगरी नंबर 1 कहाँ इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आप ये पढ़ें, फॉर इंडिविजुअल नॉन सैलरी केस, अच्छा वेयर टैक्सेबल सैलरी इज निल और अप टू 75% टैक्स इनकम, और फिर एओपी के तो फिर एप्लीकेबल होगा। अब सुने गौर से, आपके पास होते हैं, अच्छा कैटेगरी नंबर 2 इस्तेमाल होती है फॉर सैलरी केस। ठीक है, अच्छा आपके पास हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और बिजनेस। ठीक है ना, ओके, ये आपके पास 5 हेड्स हैं। अच्छा इन 5 हेड्स में से क्या जरूरी है सारे आपके पास हों? कोई एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सुने गौर से, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है, तब तो आप हो गए सैलरी केस, और आपके लिए कौन सा चार्ट एप्लीकेबल होगा? कैटेगरी नंबर 2। ठीक है ना, अच्छा आपके पास सैलरी है ही जीरो, सिर्फ बिजनेस है, ठीक है, सिर्फ अदर सोर्स की इनकम है, तो फिर आप नॉन सैलरी केस कहलाएंगे और कैटेगरी नंबर 1 आप इस्तेमाल करेंगे। तो मसला कहाँ पर आता है, जहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि सैलरी इनकम भी हो और साथ में कोई और इनकम भी हो? बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में हमें जरा चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? ये एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, आप समझ लें, फिर कॉपी कर लीजिएगा या क्लिक कर लीजिएगा। सुन जरा, अगर मिस्टर ए की टैक्सेबल सैलरी है 5.1 मिलियन और अदर सोर्स की इनकम है 2 मिलियन, ठीक है, अच्छा ना, अब आप जरा टैक्स इनकम होगी 7.1 मिलियन, तो जरा एक काम करेंगे, आपका कैलकुलेटर होगा ना, कैलकुलेटर लें आप और अगर आप डिवाइड करें कि 5.1 मिलियन डिवाइड बाय 7.1 मिलियन, ये रेशियो क्या बना? ये बन गया तकरीबन 72%। ठीक है ना, तो सुने, अगर सैलरी इनकम है, लेकिन वो जब आप डिवाइड करेंगे कैसे, टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, तो ये रेशियो 50% से ज्यादा होना चाहिए, तब तो वो सैलरीड केस होगा। अदरवाइज सैलरी इनकम होने के बावजूद भी आप नॉन सैलरीड केस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मिस्टर ए है, जब आपने कहा टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, तो रेशियो कितना बना? 72%। तो अब मिस्टर ए हमारे कौन से हो गए? ये हो गए नॉन सैलरीड केस, और नॉन सैलरीड केस में आपने कैटेगरी नंबर 1 इस्तेमाल करना है। कैटेगरी 1 कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, अब आइए मिस्टर बी। अच्छा अब जरा एक काम करें आप, 6.6 मिलियन टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय 8 मिलियन टैक्स इनकम, ये रेशियो आप जरा देखें, चेक करो कितना बना। अच्छा ये बन गया 82%। ठीक है ना, ओके, तो ये 75% से ज्यादा हुआ। तो अब ये आपका केस कौन सा हो जाएगा? सैलरी केस। इसमें आप कैटेगरी नंबर 2 इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अच्छा ना, तो आपको देखना ही पड़ेगा कि अगर सिर्फ सैलरी इनकम है, कैटेगरी नंबर 2, ठीक है ना, अच्छा यहाँ बात सैलरी की कर रहे हैं, बेसिक सैलरी की नहीं कर रहे हैं, तो टैक्सेबल सैलरी में बोनस भी आएगा और कन्वेंस भी आएगा और अकोमोडेशन भी आएगी और बहुत सारे बेनिफिट्स आ सकते हैं जो एम्प्लॉयर आपको देगा। ओके, तो हम बात करें टैक्सेबल सैलरी की। ओके, अच्छा इसी के से अगर सैलरी बिल्कुल ही जीरो है, तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी नंबर 1 हो गया। मसला कहां पर आता है? जहां सैलरी के साथ साथ कोई और इनकम भी हो, तो फिर आपको डिवाइड करके देखना पड़ता है। चलें एक और केस देखिएगा आप। अच्छा ना, जब आप 1.5 मिलियन डिवाइड बाय 2 मिलियन करेंगे, ये आएगा एग्जैक्टली 75%। चलिए अब बताइए, ये सैलरी केस होगा नॉन सैलरी केस होगा? मिस्टर सी, सैलरी केस है, नॉन सैलरी केस है? ये है नॉन सैलरी केस, इसलिए
कि सैलरीड केस के लिए 75% से ज्यादा होना जरूरी है। अगर एग्जैक्टली 75% है तब भी ये केस कौन सा कहलाएगा, नॉन सैलरीड केस कहलाएगा। चलें अब हम देखते हैं जरा कि ये जो नॉन सैलरीड केस है, ओके, या सैलरीड केस है, इसमें टैक्स रेट क्या लगेगा। तो जरा काम करें, इस स्लाइड को आप जरा क्लिक कर लें, कॉपी कर लें ताकि आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। देखिए अपने अब हम देखते हैं कि साहब ये नॉन सैलरीड केस क्या होता है। तो सुने जरा, ये जो लेफ्ट साइड पर है ना 1 2 3 4 8 तक, इसको हम कहते हैं स्लैब, कि आपका स्लैब नंबर कौन सा है, यानी कि आपकी इनकम कितनी है। ओके, अच्छा ओके, बुक में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 75%, इसको 25% क्रॉस करके आप 75% कर दीजिएगा। ये जो जूम एडिशन आया था इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, तो ये जहां पर 25% का जिक्र है वहां क्रॉस करके आप 75% कर दें। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ना, अब 1 से लेकर के 8 तक ये आपका है क्या चीज, स्लैब। कौन से स्लैब में आप आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले स्लैब में अगर आपकी इनकम 4 लाख या उससे कम है तो सामने क्या देखें, क्या लिखा, नील। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली कम करें, आप जरा एक चीज लिख लें कि 4 लाख को हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन। 4 लाख को हम क्या कहते हैं, बेसिक एग्जम्पशन। अच्छा, जब आप आज की क्लास में और आइंदा भी ये आप एहतियात कीजिएगा कि आपके पास बुक भी होनी चाहिए, पेन हो, रजिस्टर हो और कैलकुलेटर हो। कोई भी चीज आपको हो सकता है कैलकुलेट करने को कहा जाए। ओके, तो 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख को हम क्या कहेंगे, बेसिक एग्जम्पशन। एक बात, दूसरा हम यहाँ एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जो कि ज्यादा कॉमन नहीं है, वो क्या है, मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट। तो उसको हम बेसिक एग्जम्पशन भी कहते हैं और इसको हम मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट भी कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, बेसिक एग्जम्पशन भी हम इसको कहेंगे और मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट भी कहेंगे। ठीक है, चलें अब अगर आप स्लैब नंबर 2 में है और लेट से आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो क्या करेंगे आप, 5 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे और अब जो बैलेंस आएगा उसका आप 5% वर्कआउट करोगे। फाइन, अब आइए कैटेगरी नंबर 3। अगर 6 लाख से ज्यादा की इनकम है, 7 लाख रुपए में सागर पर, तो ये जो 6 लाख है इस पर टैक्स बनेगा 10,000 रुपए और जो एक्सीडिंग फिगर है उसका 10%। ठीक है, यानी कि 7 लाख की अगर इनकम है तो एक्सीडिंग फिगर कितनी हो गई, 1 लाख रुपए, उसका 10%, और 60 लाख 6 लाख पर 10,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब सुने गौर से, ये जो 10,000 है ना, ये फिगर कैलकुलेटेड है कैसे, 6 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया, ये 2 लाख रुपए, 2 लाख का 5% 10,000 रुपए, यानी 6 लाख अगर आपकी इनकम एग्जैक्टली है तो आपका टैक्स बनता है कितना, 10,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अब एक और चीज है, वो ये कि अगर आप हैं मिसाल के 13 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो 12 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा 70,000 और एक्सीडिंग फिगर का 15%। चले मैं आपको एक बात समझाता हूँ फिर आगे चलेंगे। देखिए, ये जो 70,000 है ये भी कैलकुलेटेड फिगर है। कैसे, अगर किसी की इनकम एग्जैक्टली 12 लाख रुपए है तो जरा आप कैलकुलेट लें, 12 में से 6 माइनस किया, बाकी बचा 6, तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपए प्लस 10,000 70,000 रुपए आ गया। तो ये सारी फिगर जो लिखी है ना, 70,000 253 76 20 12 12, ये सब कैलकुलेट फिगर है। ओके, अच्छा ना अब एक काम करते हैं, इसको सर्कल लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए, लेक्चर्स कौन से, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 1 के हो जाने चाहिए, चैप्टर 2 के अब होंगे। देखिए 70,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, दोबारा कर लेते हैं। देखिए ना, अगर आप स्लैब नंबर 3 में बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर खड़े हैं, आपकी इनकम एग्जैक्टली 12 लाख रुपए,
तो 12 लाख में से अगर आप ये स्लैब इस्तेमाल करें, स्लैब नंबर 3, तो 12 लाख में से माइनस कर दें 6 लाख रुपए। ठीक है, बच्चे कितने, 6 लाख रुपए, उसका 10% 60,000 रुपये हो गया, प्लस 10,000 70,000। अगर एग्जैक्टली किसी की इनकम 12 लाख रुपए है तो उसका टैक्स बनेगा 70,000 रुपए। अच्छा, किसी की इनकम एग्जैक्टली 24 लाख रुपए है, आप कैलकुलेट करें, वो टैक्स बनेगा 2,40,000। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, वो ये कि इस टैक्स कैसे वर्कआउट करना है उसकी एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, फिर एक एग्जांपल आपसे कराएंगे। ठीक है, देखिए ना, वो ये है टैक्स इनकम ऑफ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, अगर वो है 3.2 मिलियन। अच्छा, 3.2 मिलियन को अगर आप चेक करें तो ये आपका बनता है स्लैब नंबर 6। ठीक है, अच्छा स्लैब नंबर 6 के मुताबिक 30 लाख पर इनकम कितनी है, 3,70,000, और एक्सीडिंग फिगर आपके पास है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का देखिए आप कितना परसेंट बना, एज पर स्लैब नंबर 6 25%, तो ये हो गया 4,20,000। तो ये आपकी बनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, और फिर रिपीट हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलें, ये तो हमने आपको एग्जाम्पल दी ना, अब जरा एक काम करें, अगर किसी की टैक्स इनकम है 5.8 मिलियन, नॉन सैलरीड केस है, तो अब जरा आप मुझे इसका टैक्स वर्क आउट करके बताएं। $5.8 मिलियन अगर इनकम है तो इसका आप मुझे जरा टैक्स वर्क आउट करके बताइए। अच्छा ना, एग्जाम के लिए स्लैब याद करने होंगे या आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप याद कर लें, ठीक है ना, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें, अच्छा एक सिलेबस में क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन अब तक आए हैं उसमें ये दोनों स्लैब्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, ओके, ये तो क्वेश्चन गिवन होते हैं, लेकिन आगे अगर प्रॉपर्टी इनकम के अलग से रेट्स हैं, ठीक है, या कुछ और डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, वो क्या सब क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो डिपेंड करता है कि जिस वक्त एग्जामिनर पेपर बना रहा है उस वक्त उसकी बेगम का मूड कैसा है। ठीक है, अगर बेगम का मूड अच्छा है तो आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम में दे देंगे, इवन कभी कभी फॉर्मूले भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बेगम का मूड अच्छा नहीं है, ठीक है ना, और उसने लगाई हुई है कुट, ठीक है, तो बेगम को तो कुछ कह नहीं सकता वो, तो सारा गुस्सा किसमें निकलेगा, आपके ऊपर निकलेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, अब जरा इसका आंसर देखते हैं। देखिए 5.8 मिलियन, अब आप आ रहे हैं स्लैब नंबर 7 में। ठीक है, ओके, क्योंकि 4 और 6 के बीच में आपकी इनकम है। अच्छा, अब तो 4 मिलियन पे टैक्स बनेगा 6,20,000। अच्छा, एक्सडी की फिगर कितनी आ गई, 1.8 मिलियन, उसका 30%। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो टैक्स आ गया 11,60,000, 18 लाख का 30%। ठीक है, ओके, अच्छा ना, अब इसके बाद पर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसलिए कि जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना उसमें ये चार्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप उसकी आदत हो जाएगी आपको, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मैं बात करता कि जो मुख्तलिफ आपके पास चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि आप उम्मीद करें कि ये एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होगा, दूसरा कि आप याद करके जाएं, कभी ना दिया हो तो क्या करें, ये लिखा हो तो कुछ भी नहीं है, और तीसरा आपका हो सकता है कि आप इसकी जरा माइक्रो कॉपी करा लें और अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि क्योंकि ये मुल्क 1947 में आज़ाद हो चुका है। ठीक है, अच्छा ना, अब हम उसके बाद ये आपके पास है सैलरीड इंडिविजुअल। अच्छा, यहाँ पर ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप, अच्छा अब आपके पास ये बहुत कम होता है कि सिर्फ सैलरी इनकम के क्वेश्चन है, ये बहुत कम होता है कि सिर्फ अदर सोर्स के क्वेश्चन आ जाए। तो ज्यादातर क्या होता है, अच्छा 1.8 मिलियन कैसा आया, आपके पास इनकम थी 5.8 मिलियन, तो उसमें से 4 मिलियन पे तो आप टैक्स वर्कआउट कर चुके हैं, तो 5.8 माइनस 4 ये हो गया 1.8 मिलियन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम बात की करते हैं कि ये आपका है, तो हम ओके, हम ये बात करते हैं कि सिर्फ साइड इनकम इसके चांसेस कम हैं, सिर्फ बिजनेस इनकम हो वो तो खैर आते हैं, लेकिन
सैलरी के जब क्वेश्चन आते हैं तो आमतौर पर उसमें कोई ना कोई और इनकम भी वो साथ में डाल दिया करते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम रेशियो क्या बना। अगर रेशियो 75% उससे कम है तो कैटेगरी नंबर 1, और जहां रेशियो 75% से ज्यादा हो वो सैलरी केस होगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर भी 1 से लेकर के और 7 तक, बल्कि यहाँ स्लैब थोड़ा ज्यादा है, 12 तक है, वहां स्लैब कितना थे, 8 तक थे। अच्छा, अब यहाँ जो बेसिक एग्जम्पशन है वो है 6 लाख रुपीज। तो नॉन सैलरीड केस में बेसिक एग्जम्पशन 4 लाख रुपए है और सैलरीड केस में बेसिक एग्जम्पशन 6 लाख रुपए है। ओके, अच्छा उसके बाद वहां पर स्टार्टिंग रेट 5% है, यहाँ भी 5% है। अच्छा, वहां भी मैक्सिमम रेट 35% है, यहाँ भी 35%, लेकिन फर्क सुनिएगा, वहां 6 मिलियन के बाद 35% स्टार्ट होता है, यहाँ पर 75 मिलियन के बाद 35% स्टार्ट होगा। तब सुने, अगर किसी की इनकम है 7 मिलियन, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, तो सैलरीड केस है तो उस पर जो 6 मिलियन से ज्यादा की फिगर है यहाँ लगेगा 22.5% और वहां लगेगा 35%। तो नॉन सैलरीड के रेट्स थोड़े से ज्यादा हैं इफेक्टिवली और सैलरीड के रेट थोड़े से कम हैं। ओके, तो बहुत बड़ी फिगर पे जाकर के 35% अप्लाई होता है। तो बहरहाल तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा ना, अब उसके बाद हम आते हैं कंपनी। कंपनी के ऊपर टैक्स रेट है 29%। ठीक है, अच्छा, और कंपनी के केस में बेसिक एग्जम्पशन कोई नहीं है। कंपनी के केस में बेसिक एग्जम्पशन कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की इनकम अगर 10,000 रुपए भी है तब भी वो 29% टैक्स पे करेंगे, 10 करोड़ रुपए है तब भी 29% टैक्स पे करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा ना, आप एक काम कीजिएगा, अगर किसी ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो वो अगर गूगल ड्राइव पर चैप्टर 2 ना भी हो तो आप हमारे याहू पे जाइए, सॉरी यूट्यूब पे जाइए, उस पर टाइप करें खालिद पेटी वाला और उसमें चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 वो आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इतनी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास अवेलेबल है। ओके, अच्छा देखिए, आप कैसी है कि जो आपने टैक्स वर्कआउट किया था ना, ग्रॉस टैक्स था, अब उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, उसको हम रिबेट्स भी कहते हैं, उसको हम टैक्स क्रेडिट्स भी कहते हैं, उसको हम रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी भी कहते हैं, उसको कुछ केस में अलाउंस भी कहा जाता है। अलाउंस का मतलब होता है बेनिफिट बेसिकली। ओके, तो असल चीज क्या है, कोई भी नाम इस्तेमाल करें, असल इसका कंसेप्ट क्या है, यह है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अभी आप जो हैं हम सिर्फ इसकी लिस्टिंग की बात करेंगे। अच्छा, अदर नेम ऑफ बेसिक एग्जम्पशन है मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट, मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट। ओके, अच्छा देखिए, अभी आपको कोई रिबेट्स के बारे में क्वेश्चन कोई नहीं करना, इसलिए कि अभी तो सिर्फ एक लिस्टिंग है ना, जब हम रिबेट से स्टार्ट करेंगे फिर आपके जहन में जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि साहब एक होता है टीचर, अगर कोई किसी नॉन प्रॉफिट इदारे में फुल टाइम टीचर हो या रिसर्चर हो तो उसको एक उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। कैसे कम होती है हम देखते हैं। उसका फिर एक होता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, उस पर आपको रिबेट मिलता है। क्या होता है, जब इस पॉइंट पर आएंगे देखेंगे। फिर है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर आप रेजिडेंट हैं और आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी आ रही है और साथ में फॉरेन सोर्स इनकम भी आ रही है। ओके, तो अब ऐसे में और टैक्स ड्यूटी नहीं है, आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, आप रिटर्निंग एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो जाएगी। ओके, अच्छा ना, तो जहां डबल टैक्स होगी तो वहां पर फिर आपको मिलेगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा, उसका फिर ये एक लिस्ट है कि आप किसी चैरिटेबल इदारे को सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप डोनेशन दें तो एक फॉर्मूले के हिसाब से एक फिगर वर्कआउट की जाएगी और वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगी। आप शेयर्स परचेज करें, कुछ कंडीशंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ कंडीशंस हैं। ओके, तो बहर ये पूरी लिस्टिंग मौजूद है।
अच्छा, इसमें से जो आप नंबर 4 तक देख रहे हैं, ये तो हमने डिस्कस किया है चैप्टर 2 में, और नंबर 5 ऑनवर्ड ये डिस्कशन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 में, लॉसेस का चैप्टर है उसमें मिलेगा। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं एक चीज आपके साथ जरा बता दूं कि मैंने आईसीएमई की मैनेजमेंट से बात की है हरी साहब से, जारे वो फिर आगे बात करेंगे कि जब ये लेक्चर्स गूगल ड्राइव पर अवेलेबल हैं तो हमें इस तरह से जूम पर क्लासेस रखने की ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, गूगल ड्राइव पर आसानी क्या होती है, आपने एक पैराग्राफ सुन लिया और अगर आपको लगता है कि इतना क्लियर नहीं हुआ, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं उस पोर्शन को, कोई मसला नहीं। ओके, और दूसरा आसानी क्या है कि आपके पास टाइम लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, आप जब दिल चाहे वहां बैठ करके सुन सकते हैं उसको। ओके, अच्छा ना, अब ऐसे में ज़ाहिर उन्होंने हमसे ये कहा है कि आज वो बात करेंगे और डेफिनेटली इसकी एक पॉलिसी बनेगी जो भी होगा, तो इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरी सजेशन पर अमल हो सके तो मेरा ख्याल ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। ओके, बट सर वी कैन आस्क क्वेश्चंस हियर। तो सुने जरा बालिक साहब, हमारे पास व्हाट्सएप का एक ग्रुप बन चुका है, वहां पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वहां आपके पास आसानी क्या होगी कि आप लिखकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वॉइस मैसेज के जरिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बात क्या होता है कि आपका क्वेश्चन को लंबा चौड़ा हो सकता है, ठीक है। ओके, आप तो आप उसमें वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जो भी डिसीजन होगा उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे, ठीक है। अच्छा ना, अब उसके बाद ये तो हमने एक लिस्टिंग देख ली है, अब उसके बाद हम एक काम करते हैं कि इसको वन बाय वन, सर रियल टाइम क्लासेस इज मच बेटर। देखो वैसे तो खैर होता ये है कि अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसी तरह से क्लास रखें तो हम रखते रहेंगे, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि रमजान में इस तरह से जब एक एक घंटे की क्लासेस होंगी तो हमारा अगर एक महीना, ठीक है, इस तरह से गुजरे, अच्छा फिर आखिर के कुछ दिन में अवेलेबल नहीं होगा, जो हमारे टाइमिंग है उसमें एग्जैक्टली ईद आएगी तो 15 डेज आपके क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो 3 हफ्ते तक एक एक घंटे क्लास हो और उसके बाद 2 हफ्ते क्लास ना हो तो आपका सिलेबस कवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा ना, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको हरीश साहब को बोलना पड़ेगा, ग्रुप उन्होंने बनाया है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्लाइड हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, उसके सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, राइट। आप सुने, स्टार्ट करते हैं। फुल टाइम टीचर, a full-time teacher or a researcher of a recognized non-profit educational or research institution, including government training and research institution, shall be allowed a reduction of 25% of tax payable। कि अगर आप कोई टीचर हैं, रिसर्चर हैं और आप किसी रिकग्नाइज किसे कहते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज है, अप्रूव हो, ठीक है, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन से या फिर यूनिवर्सिटी से। तो होता ये है कि जो हमारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर है ना, ये रिकग्नाइज नहीं होते हैं, अदरवाइज जितने स्कूल्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने हाई लेवल हायर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सब के सब रिकग्नाइज है। ओके, अच्छा अब जैसे, अच्छा एक और चीज है, नॉन प्रॉफिट इदारा होना चाहिए। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, अब मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा एनपीओ। तो एनपीओ होता क्या है, तो सुना गौर से कि आईसीएमआई जो है वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप कह सकते हैं सर इतना सारा प्रॉफिट होता है, इतना सारे पैसे लेते हैं, ठीक है, तो बाकी साहब है वो नॉन प्रॉफिट इदारा, इसलिए कि नॉन प्रॉफिट इदारा कहते किसके हैं, कहते किसको हैं, एक इदारा जो कि प्रॉफिट तो अर्न करे लेकिन उसमें से किसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ और भी कंडीशंस हैं। तो अब आईसीएमआई जो है, क्या उसके मेंबर्स को डिविडेंड मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ, अगर कोई वहां एम्प्लॉय बन जाएगा तो वो सैलरी ले लेगा एज एन एम्प्लॉय, लेकिन एज अ मेंबर वो डिविडेंड रिसीव नहीं कर सकता। जबकि आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हैं तो क्या वो डिविडेंड मिलता है उसको? यस। तो जितना आपके प्राइवेट इदारे हैं उनमें से शायद ही कोई नॉन प्रॉफिट इदारा हो, ठीक है ना। अगर आप जाएं सिटी स्कूल, बिगन हाउस, ठीक है वगैरह, तो इनका जो प्रॉफिट है उनके घर पे जाता है। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट इदारा है इसमें क्या होगा कि
इसी इदारे में ही वो पैसा सर्कुलेट होगा, इसी इदारे में ही लगेगा। तो यही वजह है कि अगर आप आईसी में भी जाएं, अच्छा आईसी में की जो बिल्डिंग है अच्छी बनी है, किसके पैसों में बनी है? आपके पैसों में बनी है। लेकिन वहां क्या आप हर जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो वहां जाके आप कह सकते हैं कि हमें फला डायरेक्ट रूम में जाना है, वो पूछेंगे आप कौन है, तो आप कहें कि साहब हम इस बिल्डिंग के मालिक हैं, ये बिल्डिंग हमारी फीस से बनी है, ठीक है। चले बैठ। इसके बाद अब ये किसी ने कहा सर तो हम ईयरली सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं मेंबर बन के भी, यस। तो बात देखिए उल्टा आप पेमेंट कर रहे होंगे मेंबर बनने के बाद बैठ। अच्छा सुने, अब जैसे मैं मिसाल दूं आपको आईबीए, अच्छा आईबीए भी नॉन प्रॉफिट इदारा है, ओके। अच्छा आईबीए में कुछ फुल टाइम टीचर भी हैं जो कि उनके एम्प्लॉई हैं, और कुछ विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। अच्छा कोई ये रहा है कि आईसीएमए भी, अच्छा मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईसीएमए में सारे के सारे विजिटिंग फैकल्टी हैं, उनका कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है जिसको हम फुल टाइम टीचर कह सकें, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, आईबीए की, तो आईबीए में फुल टाइम फैकल्टी भी है और विजिटिंग फैकल्टी भी है। तो यहाँ चूंकि फुल टाइम टीचर की कंडीशन है, इसलिए जो विजिटिंग फैकल्टी है उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आईबीए में कोई टीचर है, अच्छा देखिए फुल टाइम का मतलब पता है क्या हुआ, ये नहीं कि आप कोई और काम नहीं कर सकते, बात ये कि साथ उस इदारे में आप फुल टाइम टीचर हैं। अब आपको पता है कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनके, देखिए ना, जो फुल टाइम टीचर है उसका मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स हैं। असल चीज क्या है कि उस इदारे के टाइमिंग्स क्या होते हैं। तो आमतौर पर आईबीए में टाइमिंग्स क्या होते हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उसमें टाइमिंग क्या होते हैं, सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है, 8 से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद शाम में जा करके क्या वो कोई और इनकम अर्न कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो बाहर निकल के अगर वो कुछ और इनकम कर रहा है, कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो क्या वो फुल टाइम टीचर कराएगा? यस, ठीक है, ओके। तो बात ये, अच्छा यही वजह है कि उन्होंने क्या किया, देखिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एडिशनल टैक्स रिडक्शन would be allowed on tax liability on taxable salary only. Other income, if any, would be excluded for this purpose. तो वो यहाँ कह रहे हैं कि सैलरी के साथ साथ आपके पास कोई और इनकम हो सकती है। इस इदारे से जो आपको सैलरी मिल रही है उसके अलावा आपकी कोई और इनकम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन होगा क्या कि जब आप ये रिबेट वर्कआउट करेंगे तो उस अदर इनकम को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप कैसे एक्सक्लूड करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं। अच्छा वॉइस इंटरप्ट हो रही है, तो हमें बताइएगा आप लोगों के पास वॉइस सही आ रही है? वॉइस अभी भी इंटरप्ट हो रही है? यस। तो चले मैं काम करता हूं कि मैंने अपने, अच्छा ना अब बताइएगा वॉइस क्लियर है? नॉट ओके, फाइन, क्लियर है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरप्ट हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं ओके है। अच्छा ना आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा मैं आपको इसके लिए कैलकुलेशन करवा रहा हूं, तो सुने जरा। अह, ये आप पर का बाद में करते हैं, ठीक है। देखिए ना, अच्छा ये एग्जांपल आपकी बुक में है, तो इस एग्जांपल को, ये हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले जरा आप हमारे क्वेश्चन देख लें उसके बाद। देखिए ना, टैक्सेबल सैलरी एज अ फुल टाइम टीचर फ्रॉम एन अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है 3 मिलियन। इसके बाद अदर सोर्स की इनकम है कितनी, 6 लाख, ये हो गया आपकी टैक्सेबल इनकम। अच्छा अब जरा एक काम करें आप, 3 मिलियन डिवाइड बाय 3.6 मिलियन,
तो ये सैलिड केस है या नॉन सैलिड केस है? तो ये आपका हो गया सैलरीड केस। ठीक है, चलिए तो एक काम करें कि सैलरीड केस होने की वजह से अब आपको कैटेगरी नंबर 2 इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, तो हमने कहा सैलरीड केस। अच्छा, अब आप जरा देखिए अपनी बुक में कि 3.6 मिलियन जिस स्लैब में आ रही है उसमें टैक्स रेट क्या है? तो टैक्स रेट है 3.5 मिलियन पर 3,70,000, एक्सीडिंग फिगर है 1 लाख रुपीज, उसकी परसेंटेज बोलिए 20%। तो इससे कि आपके पास टैक्स आ गया 3,90,000। तो यहां तक तो कैलकुलेशन आसान है ना। ओके, अब जरा थोड़ा रुकिएगा, देखिए ना। अच्छा बेटा, किसी एक की तरफ से ये मसला आ रहा है कि वॉइस इंटरप्ट हो रही है, तो जरा एक काम करें बेटा, आप इसको एडमिन से कुछ, मैं कह सकता हूँ जरा इसको चेक करें। ठीक है, तो अगर एडमिन हमारी आवाज सुन रहे हैं तो जरा इसको चेक करें। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है कि आपके नेट का मसला हो सकता है। ठीक है, इसको जरा आप चेक करें। अच्छा देखिए, यहाँ हम इसको जरा रिवाइज करते हैं। कैसे कि ये एग्जांपल हमने बनाई है कि टैक्सेबल सैलरी एज अ फुल टाइम टीचर, ये किसी अप्रूव नॉन प्रॉफिट इदारे से आ रही है 3 मिलियन। अच्छा, अदर सोर्स की इनकम है कितनी? 6 लाख, ये हो गए 3.6 मिलियन। अच्छा, अब इस चीज को चेक करने के लिए कि ये सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है, आप क्या करते हैं, टैक्सेबल सैलरी जो कि हमारे केस में है 3 मिलियन डिवाइड बाय 3.6 मिलियन यानी कि टैक्सेबल इनकम। अच्छा, ये रेशियो आपका 75% से ज्यादा है, तो ये हो गया क्या चीज, सैलरीड केस। और उसके बाद फिर आप सैलरीड केस वाला रेमेड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब चलिए एग्जांपल हम डिस्कस कर लें, फिर मैं फुल टाइम टीचर को शुरू से रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए, तो ये 3.6 मिलियन है ना, तो अब जो स्लैब हम इस्तेमाल करेंगे उसमें 3.5 मिलियन पर 3,70,000 एक्सीडिंग फिगर का 20% ये टैक्स आ गया। इसको मुकम्मल कर लें, फिर मैं इस एग्जांपल को रिवाइज कर लेता हूँ विद फुल टाइम टीचर अनाउंस। ठीक है, अच्छा, अब जरा गौर सुनिएगा, अगर ये ऊपर 3 मिलियन और 6 लाख का ब्रेकअप नहीं होता और लेट से ऊपर सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम होती उस इदारे से, तो हम ये करते कि 3,90,000 का 25% रिबेट वर्कआउट करते हैं। ठीक है ना कि, लेकिन चूंकि हमारे पास टैक्सेबल सैलरी उस इदारे से उसके अलावा भी इनकम आ रही है, तो अब हम पता क्या करेंगे, हम एक सेपरेट वर्किंग करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम को देखेंगे उस इदारे से, उस पर टैक्स वर्कआउट करेंगे। तो हम उस वर्किंग में ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास और कोई इनकम नहीं है, फिर टैक्स कितना बना, और उसका 25%। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। तो उस वर्किंग के हिसाब से जो अभी मैं आपको शो करता हूँ, हमारे पास रिबेट आ गया 70,625। ठीक है, अच्छा ये रिबेट कैसे आया, जस्ट अ मिनट। देखिए, अब हम ये जूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सैलरी है उस इदारे से, अदर इनकम को हमने इग्नोर कर दिया है। अच्छा, अब अगर हम स्लैब इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली हमारा स्लैब भी चेंज हो रहा है। तो अब जो स्लैब आ रहा है उसमें 2.5 मिलियन पर 195,000 है, एक्सीडिंग फिगर का 17.5% जो टैक्स बन गया, और इसका 25%। ठीक है, चलें मैं इसको पूरा रिवाइज कर लेता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको भी देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलें मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। अच्छा देखिए, मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ, आपके क्वेश्चन भी इसमें लेता हूँ, सुने जरा गौर से। बात ये, अगर मिस्टर ए किसी नॉन प्रॉफिट इदारे में फुल टाइम टीचर हो,
अच्छा, फुल टाइम टीचर का मतलब, अच्छा बेसिकली ये इंटरप्शन का जो मसला आ रहा है, बड़ा आपके नेट का मसला लग रहा है, बाकी सबको आवाज सही आ रही है। ओके, तो आप जरा आईसीएमए के एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ना, तो हम बात ये करते कि अगर मिस्टर ए फुल टाइम टीचर हो किसी नॉन प्रॉफिट इदारे में, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी 25% कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये आपको बताया जाए कि जो इदारा है ये नॉन प्रॉफिट नहीं है, इसे आप कमर्शियल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो ये रिबेट आपके लिए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि हमारे यहाँ ज्यादातर इदारे कौन होते हैं, रिकग्नाइज होते हैं। तो अगर एग्जाम में ये ना बताएं कि जो इदारा है वो रिकग्नाइज है या अनरिकग्नाइज है, तो हम क्या जूम करेंगे कि वो रिकग्नाइज है। ओके, अच्छा ना, अब उसके बाद यहाँ जो फुल टाइम टीचर है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि साहब वो 24 आवर्स में ही रहता हूँ। असल चीज क्या है कि वो उस इदारे के अलावा किसी और जगह ना पढ़ा रहा हो, जबकि आपको पता है कि आईसीएमई के जो टीचर हैं वो वहां भी पढ़ाते हैं और किसी और जगह ही पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो बात ये कि जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये भी नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, आईबीए भी है, आईसीएमए भी है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे इकरा है, इकरा को हम नॉन प्रॉफिट इदारा नहीं कह सकते, इसलिए कि डेफिनेटली उनका जो प्रॉफिट है, जो भी उसके ओनर्स हैं, उनको उनके घर जाता है। ओके, अच्छा ना, तो अब हम बात ये करते कि अच्छा देखिए, अब ये पैराग्राफ क्या है कि चूंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो कॉलेज के टाइम खत्म होने के बाद क्या आप कोई और काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में आपके पास कोई और इनकम आ रही है जो कि आ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या किया उन्होंने कि आप जरा एक काम करें कि अगर आपके पास सिर्फ टैक्सेबल सैलरी है तो टैक्स लायबिलिटी का 25% कम कर दो। लेकिन अगर टैक्सेबल सैलरी के अलावा कोई और भी आपकी इनकम आ रही है, तो फिर एक सेपरेट वर्किंग करो, जो मैं अभी आपको रिपीट करके देता हूँ। अच्छा, ये पैराग्राफ तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेडिकल प्रोफेशन का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने एग्जाम्पल क्या डिस्कस की थी। टैक्सेबल सैलरी है उस इदारे से 3 मिलियन, अदर सोर्स है 6 लाख। अच्छा, अब टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय टैक्स इनकम, अगर ये रेशियो 50% है, 60% है, 75% है, तो ये नॉन सैलरीड केस होगा। तो सैलरीड केस होने के लिए क्या जरूरी है कि जब आप टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय टैक्स इनकम करें, तो ये रेशियो 50% से ज्यादा, सॉरी 75% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे केस में है। तो अब ऐसे में ये हो गया सैलरीड केस। देखिए आप देख रहे हैं कि जब भी आप टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी लिखें, तो आगे ब्रैकेट में लिख दें कि सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है, ताकि वो मिस्टेक ना हो कि आप कोई और स्लैब इस्तेमाल कर लें। ओके, अच्छा इसके बाद अब टैक्स ऑन 3.5 मिलियन, ठीक है, ये तो वो स्लैब है कैटेगरी नंबर 2। तो ग्रॉस टैक्स आ गया 3,90,000। अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूँ, अगर ऊपर अदर सोर्स ना होती, सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम होती 3.6 मिलियन, तो हम 3,90,000 का 25% वर्कआउट करते, जो आपका बनता कितना, 3,90,000 का 25%, या का बनता 97,500, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके पास सैलरी के अलावा अदर सोर्स की इनकम भी आ रही है, तो अब हम एक सेपरेट वर्किंग करेंगे, ठीक है ना। तो सेपरेट वर्किंग कब करनी है, जब सैलरी के साथ कोई और इनकम भी आ रही हो, और उस सेपरेट वर्किंग के हिसाब से आपका अलाउंस बनता है 70,625, और वो माइनस कर देंगे आप। और ये 70,625 आया कैसे, देखिए हम ये अभी तो हमने टैक्स वर्कआउट किया 3.6 मिलियन पर, लेकिन उस सेपरेट वर्किंग में हम टैक्स वर्कआउट करेंगे सिर्फ किसके ऊपर, 3 मिलियन पर। ये जो 6 लाख अदर सोर्स की इनकम है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। देखिए जरा इसको, अच्छा अब इसमें आपका स्लैब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो स्लैब आपके पास आ रहा है वो कैटेगरी नंबर 2, तो उसमें 2.5 मिलियन पर 195,000 एक्सटेंडिंग फिगर का 17.5%, ये आपका आ गया ग्रॉस टैक्स, और इसका आपने 25% वर्कआउट कर लिया, ये आपका हो गया फुल टाइम टीचर अलाउंस। चलें, अब मैं आपको एग्जांपल देने से पहले हम इसकी कुछ क्वेश्चन आपको देखिए।
can't do average tax working by dividing taxable नहीं। देखिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये APR के ब्रोशर में इसी तरह से गिवन है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम एवरेज रेट वर्कआउट करें और फिर उस पर 25% लें, ये हम नहीं करते, ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद फिर इज टैक्स अलाउड ऑन अदर इनकम। अच्छा, टैक्स तो लगेगा अदर सोर्स पर भी, लेकिन रिबेट जो है वो अदर इनकम पर नहीं है, क्योंकि ये फुल टाइम टीचर अलाउंस है, ओके। अच्छा ना, उसके बाद आप एक काम करते हैं कि आप एक एग्जांपल जरा कॉपी करें और उसको सॉल्व करें, ठीक है। और ये आपको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मिस्टर जेड, टैक्सेबल सैलरी एज अ फुल टाइम टीचर अलाउंस ये है 5.8 मिलियन, अदर सोर्स की इनकम आ गई 1.7 मिलियन, तो टैक्स इनकम होंगे 7.5 मिलियन। तो जरा काम करें, जरा इसको आप सॉल्व करें, इसके आप टैक्स लैब भी वर्कआउट करें, फुल टाइम टीचर अलाउंस वर्कआउट करें, फिर देखते हैं। जब वर्कआउट कर लें तो नेट टैक्स लायबिलिटी की फिगर मुझे बता दीजिएगा। फर्स्ट आंसर इज 4,20,000। $8,70,000। ओके, ये हम आपसे पूछ रहे हैं नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट। अच्छा, नेट टैक्सेबिलिटी 1.02 मिलियन, ठीक है। अच्छा, चल ये आंसर आपके साथ जरा शेयर कर लेते हैं, नीचे ओके। अच्छा, आपने क्या किया 5.8 मिलियन डिवाइड बाय 7.5 मिलियन, ये रेशियो 50% से 1 मिनट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
बेटा मैं मीटिंग में हूँ, ठीक, क्लास चलिए मेरी, फोन मैं फोन करता हूँ, ठीक है, अल्लाह। अच्छा ना, 5.8 डिवाइड बाय 7.5, ये रेशियो बन रहा है, इस हिसाब से ये हो गया सैलिड केस, क्योंकि 75% से ज्यादा है। अच्छा, अब आप टैक्स वर्कआउट करेंगे 7.5 मिलियन पर, वो फुल टाइम टीचर है, उसकी वर्किंग सेपरेट है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ जो आपको मेन कैलकुलेशन है उसमें तो 7.5 मिलियन पे टैक्स वर्कआउट करना है, और चूंकि आप कैटेगरी नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैटेगरी नंबर 2 में जिस स्लैब में आप हैं उस पर 5 मिलियन पर 6,70,000। अच्छा, अब यहाँ एक्सटेटिंग फिगर आ रही है 2.5 मिलियन, इसमें परसेंटेज क्या है 2.5%, तो इस तरीके से ग्रॉस टैक्स आ गया 1.232,500, ओके। अच्छा, अब मैं फिर रिपीट करूंगा इसको कि अगर ऊपर ये ब्रेकअप नहीं होता और उसी इदारे से सैलरी इनकम आ रही होती है 7.5 मिलियन, तो आप क्या करते हैं 1.23 मिलियन का 25% वर्कआउट करते और माइनस कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ आपके पास अदर सोर्स की इनकम भी आ रही है, इसलिए आपको एक सेपरेट वर्किंग करनी है। अच्छा, सेपरेट वर्किंग कैसे करेंगे, उसमें आपके पास आएगा 212,500, तो नेट आपको आ जाएगा 1.02 मिलियन, ओके। ये 212,500 कैसे आया देख लेते हैं। टैक्सेबल सैलरी, अदर सोर्स को तो हमने कर दिया इग्नोर इस वर्किंग में, ओके। अच्छा, अब हम जिस स्लैब में हैं उसके हिसाब से 5 मिलियन पर टैक्स बना 6,70,000, एक्सीडिंग फिगर इस केस में है 8 लाख रुपए, उसके ऊपर 22.5%, ये आपका पास आ गया ग्रॉस टैक्स एक्सक्लूडिंग अदर सोर्स। तो अब ऐसे में इसका 25%, ठीक है, ये रिबेट आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरा ख्याल ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने गलत वर्कआउट किया है, ठीक है, तो वो देख लें कि उनसे मिस्टेक क्या हुई है। और जिसने 4,20,000 तो बहुत कम है, ठीक है ना, एफबीआर वाले लगाएंगे पेनल्टी, ठीक। अच्छा ना, अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लैब है, नेक्स्ट जो रिबेट है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। अच्छा, वो है तो जरा टेक्निकल, लेकिन हमें काम करते हैं और आज जा रहे उसको मुकम्मल तो कर नहीं सकते, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लें और फिर वर्किंग उसकी हम बाद में करें, ठीक है। देखिए, अब बेसिक कंसेप्ट ये है बेसिकली के, अच्छा ओके, एक दो चीजें इसकी बात की है वो मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये हमने एक पैराग्राफ छोड़ दिया था ना, कौन सा, ये वाला, दिस रिबेट shall not apply to teachers of medical profession who derive income from private medical practice or who receive share of consultation from patients। तो सुना जरा, ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली डॉ मेडिकल की। अच्छा, डॉ मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो आमतौर पर उनकी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है, ओके, तो उनको ये रिबेट नहीं मिलेगा। या वो ये करते हैं साहब सिविल हॉस्पिटल में क्योंकि काम भी कर रहे होते हैं और कुछ फी का कंसल्टेशन रिसीव करते हैं, या जैसे बकेया हॉस्पिटल, खैर वो नॉन प्रॉफिट है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बकेया हॉस्पिटल होता है कि वहां कोई पढ़ा रहा है, तो बकेया मेडिकल हॉस्पिटल भी है और टीचिंग हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो उन जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनके लिए सिर्फ है, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जरा हम एक आध चीज और देखते हैं। देखिए, ये एफबीआई की तरफ से सर्कुलर आया जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए वो क्या है। ये सर्कुलर ये है कि उनका जब आप उस इदारे में टीचर हो तो आपका काम सिर्फ टीचिंग करना हो, लेकिन अगर वहां कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल क्या करता है, टीचिंग भी कर रहा होता है और एडमिन मैटर भी देख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर उस इदारे का कोई डायरेक्टर है और वो टीचिंग भी कर रहा है तो उसको आप फुल टाइम टीचर नहीं कहेंगे, ठीक है। इससे किसे कोई रिसर्च कर रहा है तो फुल टाइम रिसर्च करो, जैसे गवर्नमेंट का एक इदारा है PCSIR, पाकिस्तान साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसमें जो रिसर्च है ना वो फुल टाइम है, ठीक है ना। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ, ICA में इसमें एक है रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब हो सकता है जो डायरेक्टर रिसर्च हो उसका काम सिर्फ रिसर्च करना हो,
तो क्या उसको ये रिबेट मिलेगा? यस। लेकिन अगर वो डायरेक्टर रिसर्च भी कर रहा है और साथ में कुछ और काम भी कर रहा है, कोई और मैटर भी देख रहा है, तो फिर उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो मैं चाहूंगा उसको आप जरा समझ लें, फिर उसके बाद क्लिक कर लीजिएगा। देखिए सरकारी स्कूल, क्या ख्याल है आपका, कितनी तनख्वाह होगी? ठीक है, तो अगर किसी सरकारी इदारे में आप टीचर हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर हैं और आपकी सैलरी है 50,000 रुपये महीने से कम, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी तो 6 लाख से कम हो गई। अच्छा, वो तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आप बाहर निकल के कोई और काम कर रहे हैं और वहां से कुछ इनकम आ रही है, तो फिर तो मिला के टैक्सेबल हो जाएगी ना। लेकिन जब आप सेपरेट वर्किंग करोगे, उसमें आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी कितनी? 6 लाख रुपए। उस पर टैक्स कितना बनेगा? 0। अच्छा, 0 का 25% कितना होता है? 0.25। ठीक है, तो वो तो 9 होने के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा, तो उसकी अदर सोर्स की इनकम टैक्सेबल हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद एक और केस सुनिएगा। देखिए, अगर किसी की सैलरी है फ्रॉम एनपीओ, वही एज ए टीचर 2.4 मिलियन और अदर इनकम है 1.2 मिलियन। अच्छा, अब आप एक काम करें, 2.4 मिलियन डिवाइड बाय 3.6 मिलियन, ये हो गया आपका नॉन सैलरीड केस। ठीक है ना? तो मेन वर्किंग में आप कैटेगरी नंबर 1 इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब फुल टाइम टीचर हो उसकी सेपरेट वर्किंग करोगे, तो उसमें तो सैलरी के अलावा कुछ है ही नहीं ना, तो वहां क्या होगा? पढ़ ले जरा। कि मेन टैक्स वर्किंग में ये हो जाएगा नॉन साइड केस, लेकिन जब फुल टाइम टीचर उसकी वर्किंग करेंगे तो वो सैलरी केस होगा, तो वहां तो सैलरी के अलावा कोई इनकम है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये बहबूद वाला 3.2 पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। इसको आप जरा क्लिक करके अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, जो भी आप चीजें क्लिक करें उसको अपने रजिस्टर पे कॉपी जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि आप जो फोन है वो कभी भी कुछ वायरस आ सकता है, कुछ मसला हो सकता है। ओके, चलिए इसको हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।